हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रश्मि और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। इसका नाम है टीचिंग लर्निंग, जहाँ हम बात करते हैं टीचिंग से रिलेटेड चीजों के बारे में। आप लर्न करते हैं बहुत कुछ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरे इस चैनल पर जो अभी सीरीज चल रही है वो चल रही है अपकमिंग एग्जामिनेशन ऑफ डीईसी, जो आपके हैं 7, 8 और 10 जून 2024 को। तो इस सीरीज के अंतर्गत हमने डीईसी 1 के सारे ब्लॉक्स, सारे यूनिट्स, डीईसी 2 के सारे ब्लॉक्स यूनिट वाइज और डीसी 3 के सारे ब्लॉक्स यूनिट वाइज सब कुछ तैयार किया है। जितनी आपकी बुक्स ब्लॉक के फॉर्म में आई उनको भी, साथ ही साथ हमने डीसी 1 के बहुत सारे पेपर्स प्रीवियस सेशन के वो मैंने आपको दिखाया है कि कैसा पेपर आता है। और कुछ पेपर का 4-5 पेपर का मैंने एक्सप्लेनेशन भी किया है। वैसे ही डीसी 2 का भी मैंने आपको प्रीवियस सेशन के पेपर दिखाए हैं बहुत सारे, और 5 पेपर को आपको एक्सप्लेन करके दिखाया है। वैसे ही अब हमारी सीरीज है लास्ट बट नॉट लीस्ट डीसी 3 की क्वेश्चन आंसर सीरीज। जो क्वेश्चन पेपर हम करेंगे वो तो मैं आपको यहाँ दिखाऊंगी कि पेपर कैसा आएगा। आप जब एग्जामिनेशन में बैठेंगे तो आपके हाथ में जो पेपर आएगा उसका लुक कैसा होगा, और उसमें से 4 या 5 पेपर को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो आप शॉर्ट नोट्स बनाते चलते चलिएगा। हिंदी मीडियम वाले भी, इंग्लिश मीडियम वाले भी। मैं एक्सप्लेन इंग्लिश में ही करूंगी, ठीक है, और हिंदी मीडियम वाले तो अपने हिंदी में नोट करते हुए चलेंगे। तो स्टूडेंट्स, जिन भी स्टूडेंट्स अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि फ्री में आप लोग की हेल्प हो पाए और आपके एग्जाम्स में आप स्कोर करें 90 प्लस मार्क्स। तो जो बच्चे नए हैं उनके लिए भी बड़ा बेनिफिशियल होगा। मैंने सारी प्लेलिस्ट बना के रखी है अपने अपने चैनल पर, एक्टिविटीज की, प्रोजेक्ट की, डीसी 1 की, डीसी 2 की, डीसी 3 की, पेपर्स की, सभी। तो अपने दोस्तों को, आपके पहचान के जितने भी लोग हैं जो डीसी कर रहे हैं अलग अलग जगह से, उनको शेयर करिए, बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि जो भी अपडेट्स है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपकी तैयारी हो बहुत अच्छी। चलिए हम देखते हैं कि हमारे डीसी 3 के अलग अलग सेशंस में कैसे पेपर आए हैं और हम उनमें से कुछ को करके देखेंगे। डीसी 3 का आपके कुछ ओल्ड ईयर के पेपर दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को, जो अभी तक अलग अलग सेशंस में आए हुए हैं। तो चलिए, ये आपका एक डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का एक पेपर है, आपका टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2020 का। देखिए, अभी मैं सिर्फ एज अ लुक आपको दिखा रही हूँ कि एग्जामिनेशंस के दौरान आपके हाथ में जो पेपर आएगा वो कैसा होगा। डीसी 3, जिसका नाम है सर्विसेज एंड प्रोग्राम्स ऑफ फॉर चिल्ड्रन, जो आपका होगा 100 मार्क्स का। एनी 5 क्वेश्चंस आपको करना है। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। इट मीन्स कि आपको 6 या 7 क्वेश्चन होंगे और कोई 5 करना है। 20-20 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। तो पेपर देख लीजिए, है ना, कि पेपर का लुक कैसा होगा। इस प्रकार से पेपर होंगे, आपको ऐसे दिखेंगे। ये देख लीजिए, ये ऐसा, ये देख लीजिए, ये देखिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ऐसा आपका पेपर होगा। ये ऐसे पेज होंगे इतने, ठीक। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। अभी इसी के नीचे आप देखेंगे हिंदी मीडियम वालों का पेपर भी है। सेम ऐसे ही 100 नंबर का है, किन्हीं 5 प्रश्नों को करना है। सभी प्रश्न जो हैं 20-20 नंबर के हैं। उसमें सेक्शन डिवाइड होता है A, B, C, D। अगर किसी क्वेश्चन का 4 पार्ट है, मतलब ए पार्ट 5 नंबर का, B 5 नंबर का, C 5 नंबर का और D 5 नंबर का। अगर कोई क्वेश्चन 2 पार्ट में, जैसे देखिए, है ना, ये देखिए। अब यहाँ देख सकते हैं आप कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये मैं इसमें 3 पार्ट है, क, ख और ग। तो क और ख आपके 5-5 नंबर के हैं और ग आपका 10 नंबर का है। इस प्रकार से आपके क्वेश्चंस आएंगे। ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन पेपर को देख के आपको ये नहीं लगना चाहिए कि आपने पहली बार देखा, इसलिए मैं आपको पेपर दिखा दे रही हूँ कि इस प्रकार से आपको पेपर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। ये देख लीजिए। अब फरवरी 2021, पहले टाइम में क्या होता था कि सेशंस के जो एग्जामिनेशंस होते थे वो महीने में आगे पीछे हो जाते थे पोस्टपोन, इसलिए आपको फरवरी दिख रहा है ना। जनरली जून और दिसंबर में ही होते हैं। तो ये देख लीजिए, हैव अ लुक कि किस प्रकार से आपके क्वेश्चन पेपर दिखेंगे। सेम वही है कि इन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर करना है। कभी कभी कुछ पैटर्न चेंज हो जाते हैं, जैसे कि देख लीजिए पेपर, है ना, लगभग सेम ही रहता है कि 5 क्वेश्चन आपको करना है। अभी देखिए 2022 का देख लेते हैं। देखिए इसमें भी लिखा हुआ है अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन, है ना, 100 नंबर का है। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे कि देख लीजिए पेपर ऐसा है, ऐसे आपको आपके एग्ज़ाम के दौरान दिखाई देगा। आपको देखना है, पेपर करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप आप देख लीजिए। अब हम इनमें से कुछ पेपर्स को उठाएंगे और आपको एक्सप्लेन करके दिखाएंगे
कि कौन से क्वेश्चंस हैं, कैसे आते हैं, क्या पैटर्न है। और दूसरी बात कि लगातार जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। या तो उनकी लैंग्वेजेस चेंज रहती है बस, बाकी उनका जो मेन उद्देश्य है वो प्रश्न पूछने का वो सेम ही होता है, अलग अलग सेशंस में रिपीटेड होते ही हैं। तो अगर आप इस सारे क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं तो पॉज करके एक बार मेरा वीडियो देख लीजिएगा। और सारे कॉन्सेप्ट्स और भी अच्छे से क्लियर करना है तो एक बार प्लेलिस्ट बनी हुई है ब्लॉक वाइज, यूनिट वाइज, DEC 1 की, DEC 2 और DEC 3 की। आप वहाँ जाके प्लीज़ सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लीजिएगा, है ना, क्योंकि वो आपके भी क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहेंगे तो आंसर्स में आप अपने पॉइंट्स भी इंक्लूड कर सकते हैं। और क्वेश्चन आंसर करके सिर्फ पास होना ज़रूरी नहीं है, आपकी थ्योरीज भी क्लियर होना चाहिए। तो वहाँ जाके आप देखिएगा। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन पेपर्स को कैसे हमें सॉल्व करना है और क्या क्या क्वेश्चन पेपर्स में किस प्रकार से आपको आंसर्स लिखना है पॉइंट टू पॉइंट। तो चलिए अलग अलग कुछ पेपर्स को उठा के मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ कर रहे हैं DEC 3 का प्रीवियस ईयर का पेपर, जो है टर्म एंड एग्ज़ामिनेशन 2023 का पेपर है। ठीक है, देखिए हमें आपको यहाँ समझा दे रही हूँ कि किस प्रकार से आता है आपका पेपर और आपको कैसे आंसर्स लिखने हैं। ठीक है, और दूसरी बात कि ये हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स आप एक पेन और कॉपी लेके बैठ जाएंगे, इंग्लिश मीडियम वाले भी बैठ जाएंगे, अपने शॉर्ट नोट्स आप बनाते चलेंगे ताकि एग्ज़ाम्स के दौरान आपको दिक्कत ना हो रिवीजन करने में। ठीक है, दूसरी बात, आप अपने पॉइंट्स भी इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ मैंने कुछ पॉइंट्स बताएं, समझ लीजिए। आप अपने भी स्ट्रेटजीज बना के क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए हम करते हैं। इससे पहले कि मैं सब स्टार्ट करूँ, आपसे रिक्वेस्ट फिर से कर रही हूँ मैं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों से जो ये कोर्स कर रहे हैं अलग अलग जगहों से, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए कि कैसे पेपर आते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे बोल रहा है कि ब्रीफली डिस्क्राइब 2 बेसिक प्रिंसिपल्स इन द एजुकेशनल फिलोसॉफी ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशनल लिस्ट। यहाँ आपको 4 एजुकेशनल लिस्ट दिए हुए हैं, इसमें से किसी 2 के आपको प्रिंसिपल्स को 2 प्रिंसिपल को आपको एक्सप्लेन करना है। मैं आपको चारों का एक्सप्लेन करके बताती हूँ, इसमें से किसी 2 जो आप अच्छे से जानते हैं उनको कर लीजिएगा। पहला है पेस्टोलॉजी, है ना। तो देखते हैं पेस्टोलॉजी जो है इन्होंने क्या बताई थी भाई एजुकेशन के रिगार्डिंग, या जो प्री एजुकेशन है, जो प्री प्राइमरी एजुकेशन, उसके बारे में क्या बताया था। तो इनका मानना था, जो इनकी जो मेन प्रिंसिपल था वो था इंडिविजुअलाइजेशन, मतलब कि जो बच्चे अलग अलग बच्चे होते हैं उसमें अलग अलग बच्चे में अलग अलग क्षमताएं होती हैं, है ना। वो बिलीव करते हैं टेलरिंग इंस्ट्रक्शन टू बी यूनिक नीड, हर एक बच्चे की नीड और एबिलिटी अलग अलग होती है, तो उसके लिए हमें होलिस्टिक डेवलपमेंट पर फोकस करना चाहिए। अनदर की प्रिंसिपल वाज द लर्निंग बाय डूइंग, ये मानते थे कि बच्चे कर करके ही सीखते हैं, हैंड ऑन एक्सपीरियंस, बच्चे जो करेंगे तो वो तुरंत सीखेंगे, उनका ये मानना था। और ये मानते थे कि बच्चे एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस से की जो एक्टिविटी है उससे अंडरस्टैंडिंग लेवल बच्चों का स्ट्रांग होता है। तो ये उनकी स्ट्रेटजीज थी, ये उनके मेन प्रिंसिपल्स थे। और पेस्टोलॉजी साउट टू क्रिएट द सपोर्ट एंड नर्सिंग इन्वायरमेंट दैट कंसिडर द इमोशन एंड सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ द चाइल्ड ग्रोथ। उनका मानना था कि उस जिस बारे में उन्होंने बोला वो था कि जो बच्चों का जो इन्वायरमेंट होता है उससे बच्चे सोशली डेवलप्ड होते हैं, है ना, इमोशनली और सोशली दोनों तरीके से डेवलप्ड होते हैं। तो उनका इन्वायरमेंट ऐसा होना चाहिए कि सोशल और इमोशनल दोनों डेवलपमेंट अच्छे से हो सके। इसके बाद है फ्रोबेल। फ्रोबेल ने क्या कहा था, फ्रोबेल का मेन कॉन्सेप्ट था सेल्फ एक्टिविटी एंड प्ले। उनका मानना था कि बच्चे खुद करके, जब बच्चे खुद किसी चीज़ को करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से लर्न करते हैं, लर्न बेस्ट थ्रू प्ले। वो मानते थे कि प्ले करने से भी, यार खेल खेल से बच्चे ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं, एज इट स्टिमुलेट क्रिएटिविटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशंस। अलग अलग बच्चे के एक्सप्रेशंस एक्सपीरियंस अलग अलग होते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी, इनका कहना था, इन्होंने एक और प्रिंसिपल दिया, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी वाज सेंट्रल एम्फेसाइजिंग द कनेक्टेडनेस ऑफ द नॉलेज। इनका मानना था कि अलग अलग चीज़ों से कनेक्ट हो के बच्चे अच्छी अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं, है ना, इंटरकनेक्टेड होती हैं सारी चीज़ें, ठीक है, उनके नॉलेज को बूस्ट करने के लिए।
और इनका मानना था कि इन्होंने स्पेशली काम किए थे किंडरगार्टन पे। तो कह सकते हैं हम कि फोबेल इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट्स ऑफ किंडरगार्टन, है ना, इन्होंने ही किंडरगार्टन को इंट्रोड्यूस कराया था। और इनका मानना था कि प्लेफुल इन्वायरमेंट अगर बच्चों के लिए होगा तो ज़्यादा अच्छे से वो एक्सप्लोर करेंगे, ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को सीख पाएंगे। टैगोर को तो आप जानते हैं, जो टैगोर की बात कर रहा है वो है रविंद्रनाथ टैगोर जी। तो इन्होंने क्या क्या बताया था, देखते हैं हम। रविंद्रनाथ टैगोर जी एक फिलोसोफर थे, आप जानते हैं। उन्होंने आर्ट एंड कल्चर के ऊपर काम किया था। तो उनका यही मानना था कि आर्ट और कल्चर यानी क्रियाकलापों से बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, अपने नेचर से, अपनी सोसाइटी से। किस प्रकार हमारी सोसाइटी के कुछ आर्ट, नेचर और कस्टम्स और एथिक्स होते हैं, तो बच्चे उनके थ्रू भी अच्छी अच्छी चीज़ें सीख पाते हैं ना। हमारे कस्टम्स, हमारे रूल्स में बच्चों के डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दी हुई हैं। तो स्पिरिचुअल ग्रोथ बच्चों का होता है। तो ऐसा उनका मानना था। मोंटेसरी आप तो जानते ही हैं कि मोंटेसरी का एजुकेशनल फील्ड में बहुत अच्छा योगदान रहा है। इनका जो मेन प्रिंसिपल था वो था इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग एंड सेल्फ डायरेक्टेड एक्टिविटी। इनका मानना था कि बच्चे खुद कर कर के ही सीखते हैं, वो अपनी एक्टिविटी खुद चूज़ करते हैं। और ऑटो एजुकेशन, वो खुद से ही बच्चे क्या करते हैं, इनका एक और प्रिंसिपल था ऑटो एजुकेशन। जब बच्चे खुद कुछ कुछ चीज़ें करते हैं, उनके हर बच्चे अलग अलग एबिलिटीज़ के साथ पैदा होते हैं, और जब इंडिपेंडेंटली वो चीज़ें सीखते हैं तो हैंड ऑन लर्निंग होती है। हैंड ऑन मटेरियल्स से वो हैंड ऑन लर्निंग करते हैं, तुरंत करके वो तुरंत सीखते हैं एज़ कम्पेयर टू लेक्चर, है ना। हम जो लेक्चर दे के बच्चों को सिखाते हैं उससे बेटर होता है कि बच्चे खुद करके सीखते हैं। तो ये मानना था मोंटेसरी का। फिर क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट कहता है, व्हाट रोल हैज़ ताराबाई मोदाक प्लेड इन प्रोमोटिंग द प्री स्कूल मूवमेंट इन इंडिया। जो प्री प्राइमरी स्कूल थे भारत के, उसमें जो ताराबाई मोदाक थी, उनका क्या काम था, उन्होंने क्या प्रमोट किया, इसके बारे में आपको बताना है। तो जो ताराबाई मोदाक थी, बता दूं कि हमारे भारत देश में उन्होंने 1945 में पहली बार बालवाड़ी को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। और वही थी बालवाड़ी या प्री प्राइमरी स्कूल को हमारे देश में लाने वाली एक महिला। उनका मानना था कि जो छोटे बच्चे हैं वही आज के बच्चे कल का भविष्य बनेंगे। तो जो प्री प्राइमरी स्कूल है, जो छोटे बच्चे हैं, जो यंग बच्चे हैं, ठीक है, अगर उनको हम अभी से ही अच्छे से चीज़ें सिखाएं, क्योंकि वो जानती थी कि या उन्होंने अनुभव किया कि जो छोटे बच्चे हैं 0 से 6 ईयर तक के बच्चे हैं, जिनको हम प्री स्कूल बच्चे बोलते हैं, प्री स्कूल एजुकेशन में काम किया, उन्होंने ये अनुभव किया कि यंग बच्चे जो हैं यही एज है ना, 0 to 6 ईयर की ही एज है, जहाँ सबसे ज़्यादा ब्रेन का और बॉडी का डेवलपमेंट और ग्रोथ होता है। तो इस स्टेज में अगर हम बच्चों को सही तरीके से डायरेक्टेड करें तो उनका विकास अच्छे से होगा। और ये सब चीज़ों को इंक्लूड करके ताराबाई कंट्रीब्यूट द लेड एंड फंक्शनल फाउंडेशनल फॉर द वाइड स्प्रेड कोऑर्डिनेशंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द प्री स्कूल्स, है ना। उन्होंने प्री स्कूल्स एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा इसीलिए काम किया। उनका मानना था कि होलिस्टिक डेवलपमेंट बच्चों का होना बहुत ज़रूरी है। इस एज में बच्चों का हो जाता है, किस एज में, प्री प्राइमरी एज में, प्री एजुकेशनल या जो टोडलहुड बोलते हैं हम, इसमें, है ना, टोडलहुड वाला जो पूरा पीरियड है से लेकर प्री स्कूल तक। ठीक, आई होप समझ में आया होगा। फिर है एक्सप्लेन द रोल ऑफ द चाइल्ड केयर वर्कर विथ रेफरेंस टू चाइल्ड विथ डिसेबिलिटी इन हर ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन। आपको जो चाइल्ड केयर वर्कर है उसके बारे में बताना है कि कौन कौन सी एबिलिटी होना चाहिए उस पर जब वो किसी डिसेबल्ड बच्चों के साथ या डिसेबिलिटी वाले बच्चों के ग्रुप के साथ काम कर रहे हों। तो ऐसे पैराग्राफ में मत लिखिएगा इस आंसर को। अब आपको मैं बताती हूँ कि इस आंसर को आपको कैसे लिखना है, पॉइंट बना के लिखना है। कैसे कि सबसे पहले कि जो भी टीचर काम कर रहा है ऐसे डिसेबिलिटी वाले बच्चों के साथ, तो उनके अंदर क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए। आप ऐसे पॉइंट बना के लिखेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए उनकी, ठीक है, और एक्टिव होना चाहिए, ठीक है, स्किल्ड होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। और इन सारे पॉइंट्स को फिर आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझ रहे होंगे आप। तो इस प्रकार से आप इस आंसर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। ये मेन कैरेक्टर से आप सब जानते हैं कि वो टीचर या वो वर्कर जो ऐसे बच्चों के साथ काम कर रहे हैं जो डिसेबल्ड है, तो इनमें ये सारी क्वालिटीज़ होना चाहिए। तभी क्या होगा, इस डिसेबल्ड बच्चों के साथ काम करना थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा ट्रेंड होना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो
उनका ये सब चीज़ें। दूसरी बात कि पेरेंट्स से बात करते रहें, थेरेपिस्ट से बात करते रहें, उनको अलग अलग चीज़ें प्रोवाइड करें उनकी डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग। तो ये सारे पॉइंट्स आप और लिख सकते हैं। बी बोल रहा है स्टेट एनी 5 बिहेवियर्स ऑफ द पेरेंट दैट विल इंडिकेट दैट दे हैव बिगन टू एक्सेप्ट देयर डिसेबल्ड चाइल्ड। आपको यहाँ ये बताना है कि आपको ऐसे पेरेंट्स के बिहेवियर के बारे में बताना है जिनके बच्चे डिसेबल्ड हैं, और क्या बिहेवियर उनके ऐसे होना चाहिए इंडिकेट कर रहे हैं कि जो पेरेंट्स ने अपने बच्चे को ऐसे ही स्वीकार किया है जैसे वो हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये होगा कि एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, यानी कि पेरेंट्स जो हैं बच्चे के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं उनकी लाइफ स्टाइल में, उनकी डेली लाइफ में, ताकि बच्चे पेरेंट्स से और केयर गिवर से भी सीखते हैं। पर केयर गिवर से ज़्यादा वो बच्चे क्या करते हैं, पेरेंट्स के साथ इंक्लूड होते हैं, है ना। मतलब दोनों के साथ बराबर होते हैं अगर कोई पेरेंट्स वर्किंग है तो इस कंडीशन में क्या करना चाहिए, पेरेंट्स को एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। दूसरा एडवोकेसी, यानी कि टेकिंग स्टेप्स टू सपोर्ट देयर चाइल्ड नीड। बच्चे की जो भी आवश्यकता है उसके लिए पेरेंट्स को ज़रूरतों को पूरी करना चाहिए। जो भी उसकी एक्टिविटी है, जहाँ वो जा रहा है उसके साथ जाइए, उसको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करिए, वो क्या कर रहा है उसको करने दीजिए, फिर उसकी हेल्प करिए। फिर है पॉजिटिव कम्युनिकेशन, कभी भी नेगेटिव बातें मत करिए उन बच्चों के साथ, पॉजिटिव बातें करिए, ठीक है। उससे बच्चों को स्ट्रेंथ मिलेगी, ठीक है। उनके साथ खेलिए कूदिए, उनके अचीवमेंट्स पे उनको क्या करना है, अपने को एंकरेज करना है। सीकिंग इंफॉर्मेशंस, एक्टिवली लर्निंग अबाउट द चाइल्ड कंडीशन, थेरेपीज एंड अवेलेबल सपोर्ट सर्विस टू द बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड मीट देयर नीड्स, है ना। क्या करना है हमको, इन्फॉर्मेशंस लेना। अगर आपको पता नहीं होगा कि स्पेशल टाइप की कंडीशंस के साथ हमें कैसे डील करना है, तो पेरेंट्स का भी डील करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो इसके लिए अलग अलग थेरेपिस्ट से मिलिए, है ना, जो स्किल्ड हैं डिसेबल्ड बच्चों के लिए, उनसे मिलिए और बात करिए कि हमें किस प्रकार से इन बच्चों के साथ ट्रीट करना है या फिर काम करना है। तो आप वहाँ से भी चीज़ें सीख पाएंगे, ये पॉइंट हम लिख सकते हैं। फिर कम्युनिटी इंगेजमेंट, मतलब कि आप बच्चों को अलग अलग जगहों पे ले जाइए, उनको प्रोवाइड करिए, उनके साथ फ्रेंडशिप बिहेवियर रखिए, उनके पार्टिसिपेशंस पे ध्यान दीजिए, उनको प्रमोट करिए, है ना। अलग अलग इवेंट्स पर ले जाइए और उनसे बातें करिए उसके बारे में। तो इसमें क्या होगा, जो बच्चों की जो एबिलिटीज़ है वो इन्हेंस होगी, क्योंकि आगे जब लाइफ में बच्चों को अपनी डिसेबिलिटीज़ के साथ ही सारी जीवन जीना है तो वो सीख जाएंगे, है ना। तो ये बिहेवियर, ये जो 5 कैरेक्टर्स लिखे 1 2 3 4 एंड 5, ये चीज़ें होनी चाहिए पेरेंट्स में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ मेंटल रिटार्डेशन, एक्सप्लेन हाउ विल यू आइडेंटिफाई अ चाइल्ड विथ मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन क्या होता है आपको ये बताना है, और कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई बच्चा मेंटल रिटार्डेशन से सफ़र कर रहा है। देखिए मेंटल वर्ड से समझ रहे हैं ऐसी डिसेबिलिटी जो दिमाग से संबंधित है, ठीक है। तो मेंटल रिटार्डेशन नाउ रिफर टू एज द इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ऐसे बच्चे जिसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ हों। इसको कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, इसको बिहेवियर से, है ना, इंडिविजुअल बिहेवियर से आइडेंटिफाई करेंगे। जब हम कोई एक्टिविटी करा रहे हैं किसी बच्चों को, सारे बच्चों को, तो उसके कम्युनिकेशन स्किल्स, उसका सेल्फ केयर, उसकी सोशल स्किल्स कैसी हैं, है ना। इन सब अलग अलग पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करके उसका आईक्यू टेस्ट किया जाता है, और आईक्यू टेस्ट के अकॉर्डिंग ही फिर ये पता लगाया जाता है कि कोई बच्चा मेंटल रिटार्डेशन है या मेंटल रिटार्डर है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और अगर टाइमली आइडेंटिफाई कर लिया जाता है कोई बच्चा मेंटल रिटार्डर है, तो सपोर्ट और उसको टेलरिंग करने से या उसको मॉडिफाई करने से, उसकी हेल्प करने से, उसको ट्रेन करने से समस्या का समाधान भी हो जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट ऐसा आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, पैराग्राफ पे मत करिएगा, पॉइंट बना बना कर ही करिएगा। पार्ट बी, व्हाट गाइडेंस विल यू गिव टू द प्री स्कूल एजुकेटर टू मैनेज अ चाइल्ड हु थ्रो टेम्पर टेंट्रम्स। ऐसे बच्चे जो टेंट्रम्स से सफ़र कर रहे हैं, जिनको मानसिक रूप से एग्रनेश या फिर उत्तेजना, गुस्सा, ये सब चीज़ें आती हैं, तो क्या गाइडलाइन आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए किसी के एजुकेटर की जो प्री स्कूल में काम कर रहे हैं और जिनके स्कूल में ऐसा बच्चा है। तो पहला कि प्रोवाइड चॉइस, बच्चे कब गुस्सा करते हैं या उनका लो टेम्पर हो जाता है या टेंटर्म कब होते हैं, जब उनकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती, तो उनको चॉइस दीजिए, जो वो कह रहे हैं उनको कुछ देर करने दीजिए, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करिए। दूसरा
टीच कम्युनिकेशन, उनके साथ बातें करिए, क्योंकि अगर आप बातें नहीं करेंगे तो आप क्या कर मतलब उनको कम्युनिकेशन करना सिखाइए, क्योंकि बच्चे ऐसा बिहेवियर तब करते हैं जब वो अपनी बातें सामने वाले से कह नहीं पाते, समझा नहीं पाते, तो उनको गुस्सा आने लगता है। तो क्या करना है हमको, उनको समझाना है, उनको पढ़ाना है, उनको टीच करना है कि आप अपनी बातें कैसे कहेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप सिखाइए किन वर्ड्स को कैसे बोलना है, कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे आप अपनी चीज़ों को बोलेंगे, वो सिखाइए। फिर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, मतलब कि अगर बच्चे ने कुछ अच्छा काम किया है तो उसको को एप्रिशिएट करिए, उसको गिफ्ट दीजिए, उसको पुरस्कृत करिए, उससे बच्चे खुश हो जाते हैं और धीरे-धीरे जो मेंटल टेंटर्म्स की जो बिहेवियर है वो धीरे-धीरे कम होने लगता है। क्वेश्चन नंबर 4, सजेस्ट एनी 5 स्ट्रेटजीज दैट parent of a 4-year-old child with visual impairment can use to help her to learn about her सराउंडिंग। कोई बच्चा है जो विजुअली, जिसको देखने से रिलेटेड संबंधित बीमारियां हैं, तो उसके पेरेंट को आप कौन कौन से पॉइंट सजेस्ट करेंगे उसको, अब उसकी बच्चे को उसकी इन्वायरमेंट से इंट्रोड्यूस कराने के लिए। तो पहला, टेक्टाइल एक्सप्लोरेशन, मतलब कि हैंड ऑन एक्सप्रेशन एक्सप्लोरेशन, बच्चे के घर में जो भी उसके आसपास की चीज़ें हैं उससे उसको टच कराएंगे। टच कर करके जब डेली वो टच करेगा चीज़ों को, तो आइडेंटिफाई करने लगेगा कि टेबल का टच कैसा है, सोफे का टच कैसा है, टीवी का टच कैसा है, दरवाजे का टच कैसा है, पर्दे का टच कैसा है। ऐसे घर की अलग अलग चीज़ों चीज़ों को टच करा करा के उसको बताइए कि जब टच कर रहा है तो ये दरवाज़ा है, दरवाजे का हैंडल है, ये चेयर है, ये टीवी है। तो वो इसको बोलेंगे टेक्टाइल एक्सप्लोरेशन। फिर है वर्बल, मतलब कि चीज़ों का साउंड, मतलब बोलना है ना, प्रोवाइड डिटेल वर्बल डिस्क्रिप्शंस। आप इन्वायरमेंट के बारे में बोल बोल के बताइए, दरवाज़ा इतना लंबा है, इतना चौड़ा है, हमारा रूम इतना बड़ा है, हमारे रूम के कोने में टीवी रखी है, इस कोने में सोफा रखा है, इसको बोलते हैं वर्बल डिस्क्रिप्शंस। इससे बच्चे सुन के भी समझ जाते हैं, कि इमेज कर पाते हैं कि कैसा क्या हो रहा होगा, कैसा किस सिचुएशंस होगी। फिर है स्पेशल अवेयरनेस एक्टिविटीज़। इसके लिए आप बच्चे को ट्रेनिंग प्रोवाइड करिए, अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, है ना, ऑडिटरी क्यूज़ वगैरह, तो वो प्रोवाइड करिए। इससे भी क्या होगा, बच्चे और भी इन्हेंस करेंगे उनकी डिसेबिलिटीज़ के साथ अलग वाले जो उनके सेंस ऑर्गन है उनका उपयोग करना। फिर यूज़ ऑफ टेक्टाइल मार्कर्स, है ना, इंट्रोड्यूस टेक्टाइल मार्कर्स और लेबल ऑफ द फ्रिक्वेंटली विजुअल सॉरी विजिटेड आइटम्स। जिन आइटम्स को वो रोज़ रोज़ छी रहे हैं ना, तो उनके लिए बताइए कि ये अच्छे से इंट्रोड्यूस कराइए उनको। रास्ता, रोड, बसेस, गाड़ियाँ, दरवाजे, खिड़कियाँ, पेड़ पौधे। तो उससे क्या होगा कि बच्चे क्योंकि रोज़ ही यूज़ कर रहे हैं, तो उससे इंट्रोड्यूस हो जाएंगे और हैबिचुअल हो जाएंगे, और बिना मतलब बिना आँखों के भी वो चीज़ों को कर पाएंगे। आपने देखा है बहुत लोगों को ऐसा। फिर है इनकॉर्पोरेट सेंसरी प्ले, include sensory rich activities like scan playthrough और texture materials to stimulate different sense। अपनी चीज़ों को छींच कर, सूंघ कर, है ना, साउंड को सुनकर, साउंड क्योंकि उसके ऐसा तो नहीं है कि देख नहीं सकता तो साउंड उसको सुनाई नहीं देता होगा, तो ये सेंस ऑर्गन्स का उपयोग करे, क्योंकि उसका एक सेंस ऑर्गन काम नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार बाकी सेंसरी ऑर्गन्स का उपयोग करके वो अपने डिसेबिलिटी से उभर सकता है और काम कर सकता है। इसका जो बी पोर्शन है इस क्वेश्चन का, वो कह रहा है स्टेट एनी 5 वेज थ्रू व्हिच वन कैन encourage a child with hearing impairment to learn to speak। अब कोई बच्चे को, हमको उसकी स्पीक यानी बोलने की क्षमता को बढ़ाना है, तो उसमें जो सुनने की शक्ति है, सुनने से रिलेटेड चीज़ों को आप कैसे इंट्रोड्यूस कराएँगे? तो क्या कराएँगे हम? सबसे पहला देखिए पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ है, हम यहीं से एक्सप्लेन करते हैं। ऑडिटरी ट्रेनिंग, ऑडिटरी से रिलेटेड अलग-अलग साउंड्स, है ना? एडिंग इन स्पीच परसेप्शंस वगैरह से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं, वो प्रोवाइड कराइए कि इसका साउंड कैसा है, दरवाजे का खुलने का साउंड कैसा होता है, ये अलग-अलग मैं नहीं बोल रही, या किसी भी चीज़ का साउंड, जिस भी चीज़ को आप इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, तो वो चीज़ें उपयोग करिए। फिर स्पीच थेरेपी करा के भी हम अलग-अलग बच्चों को लैंग्वेज स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। बोलना नहीं जानते हैं बच्चे, तो धीरे-धीरे सिखाइए। ए का उच्चारण कैसे होगा, ए का फोनिक साउंड क्या है, बी का उच्चारण कैसे होगा, फोनिक साउंड क्या है, शब्दों का आना जाना, लर्निंग, जंपिंग, ईटिंग, शूटिंग, जो भी आपको सिखाना है धीरे धीरे उसको स्पीच थेरेपी सिखाइए। फिर विजुअल क्यूज, आप चीजों को देख देख कर, है ना, देख देख के कि ये चीजें दिख रही है उसको आप कैसे बोलोगे, है ना, एक्सप्रेशंस क्या होंगे आपके,
वो दिखा सकते हैं। फिर है एनकरेज इमिटेशंस, है ना, मॉडल स्पीच एंड एनकरेज द चाइल्ड टू इमिटेट साउंड एंड वर्ड्स। ऐसे गेम्स वगैरह भी होते हैं, उनसे इंट्रोड्यूस करा के बच्चों को अलग-अलग एक्टिविटी कराकर भी हम उनकी जो हियरिंग कैपेसिटी उसको मतलब हियरिंग कैपेसिटी के थ्रू उनकी स्पीच थेरेपी को या स्पीच को हम या कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। फिर क्रिएट लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट, जहाँ भी आप उनके साथ काम कर रहे हैं, चाहे स्कूल हो, चाहे फिर घर हो, तो ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करिए जहाँ बच्चे बोल पा रहे हो, उनको मौका दीजिए, बुक रीडिंग कराइए, आप खुद रीडिंग करिए, नरेट करिए, एक्टिविटी प्ले करिए, तो इससे बच्चे क्या करते हैं, लैंग्वेज में डेवलपमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव सुपरवाइजर ऑफ एनी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशनल सेंटर। अब आपको बताना है कि डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव सुपरवाइजर। एक इफेक्टिव सुपरवाइजर के क्या क्या कैरेक्टर होना चाहिए। एक प्री प्राइमरी स्कूल्स में बहुत सारे कैरेक्टर हैं, कुछ बताना है। अगर 5 नंबर का है तो 5 बता दीजिए। जैसे कि लीडरशिप क्वालिटी होना चाहिए, देखिए लिखा है, लेकिन आपको इसको पॉइंट 1 दे के इसको एक्सप्लेन करें। दूसरा कम्युनिकेशन, इसको दूसरा पॉइंट दीजिएगा, इसको एक्सप्लेन करेगा। एम्पैथी तीसरा पॉइंट दीजिएगा, इसको एक्सप्लेन करेगा। ऐसे पैराग्राफ में मत लिखिएगा, समझ रहे हैं। पैराग्राफ में ऐसा नहीं लिखना है आपको, आपको पॉइंट बना बना के लिखना है। जैसे मैंने आपको ये दिया 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। और इंक्लूड कर सकते हैं 4 पॉइंट, फ्लेक्सिबिलिटी जिसको हम बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन, ये भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, है ना। एक और आप इंक्लूड कर सकते हैं पेशेंस। ये 4 से 5 कैरेक्टर एक प्री प्राइमरी स्कूल के टीचर के अंदर या एजुकेशनलिस्ट के अंदर या सुपरवाइजर के अंदर होना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आई होप इन पॉइंट्स को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस में ये किए हैं। ठीक, डिस्क्राइब एनी 4 challenges that prevent effective implementation of the integrated child डेवलपमेंट सर्विसेज ICDS के लिए कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज के लिए में आ रहे हैं, मतलब कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है इसको, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज को। ठीक है, तो सबसे पहली जो चुनौती वो है ये है कि लिमिटेड रिसोर्सेज, है ना, क्योंकि गवर्नमेंट का काम है ये, तो यहाँ पे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो कभी कभी लोगों को रिसोर्सेज की कमी के कारण सूचनाएं अच्छे से नहीं मिल पाती है, सुविधाएं नहीं मिल पाती। दूसरा कि इंफ्रास्ट्रक्चर गैप के कारण भी इक्विपमेंट नहीं होने के कारण सर्विसेज नहीं मिल पाती, है ना, चीजें समझ नहीं पाते हैं लोग, ये एक समस्या है। दूसरा स्टाफिंग इश्यूज, स्टाफ नहीं है, अगर स्टाफ है तो ट्रेंड नहीं है, तो ये भी दिक्कत है। तो कैसे कैसे हम जनता को समझाएंगे। दूसरा अवेयरनेस एंड आउटरीच, है ना, लिमिटेड अवेयरनेस एंड आउटरीच एफर्ट हिंडर द प्रोग्राम सक्सेस। कभी कभी क्या होता है कि अवेयरनेस नहीं फैला पाते, अवेयरनेस लोगों के पास नहीं है, जिसके कारण सर्विस लोगों तक नहीं पहुंच पाती, लोगों को इसकी सुविधाओं का सुविधाएं नहीं मिल पाती या फायदा नहीं मिल पाता। तो ये कमियां हैं, क्योंकि इसको वाइल्ड लेबर मतलब बिल्कुल विश्व स्तर पे या पूरे देश के स्तर पे अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है, बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत है, ताकि इसकी सुविधाओं का लाभ उठा सके जनता, है ना। तो ये भी एक कमी है। तो इस प्रकार ये 4 आप चीजें लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एज अ अर्ली चाइल्डहुड केयर गिवर formulate a message that can be appropriately convey through the method of role play. State the specific target group for whom you have formulate this message. आपको एक अच्छा सा मैसेज तैयार करना है रोल प्ले के लिए, रोल प्ले के थ्रू, है ना, जिस और चाइल्डहुड बच्चों के लिए। ठीक है, तो आप ये मैसेज किसके लिए देंगे और क्या मैसेज देंगे, है ना, इस प्रकार से आपको आंसर बताना है। तो पहली बात तो मैसेज हम देंगे पेरेंट के लिए, और प्ले वे मेथड रोल प्ले के थ्रू देंगे। अब रोल प्ले देखिए, टारगेटेड ग्रुप कौन होंगे, पेरेंट्स होंगे प्री प्राइमरी के। टारगेटेड समझ गए। अब आप रोल प्ले के थ्रू हम क्यों देंगे, रोल प्ले के थ्रू इसलिए देंगे कि रोल प्ले एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू तुरंत समझ में आ जाता है, इमीडिएट इफेक्ट होता है। जो देख रहे हैं, जो श्रोता है या जो हमारे ऑडियंस हैं, वो तुरंत ही चीजों को समझ पाते हैं, स्पेशली पेरेंट्स, है ना, उसका इफेक्ट तुरंत समझ पाते हैं, उनके बेनिफिट्स तुरंत समझ पाते हैं। प्ले रोल के थ्रू ही, रोल प्ले एक्टिविटीज के थ्रू हम किसी भी मैसेज को पेरेंट्स को इजीली समझा सकते हैं। जैसे कि हम वैक्सीनेशन के बारे में बता रहे हैं, तो वैक्सीनेशन के लिए हम एक रोल प्ले करेंगे, एक रोल प्ले एक्टिविटी करेंगे,
समझाएँगे कि किसी बच्चे को वैक्सीनेशंस ना होने से क्या दिक्कतें हो सकती हैं। तो इससे क्या होगा कि इफ़ेक्टिव मैसेज पहुँचेगा पेरेंट्स तक, ठीक है? और वो समझ पाएँगे। B. Why do you think that role play is an appropriate method for the conveying this message? Discuss. बताना है आपको कि क्यों ये रोल प्ले मेथड बहुत इफेक्टिव होगा। मैंने बताया आपको तुरंत ही, है ना? तुरंत ही क्या होता है, इसका असर पहुंच जाता है क्योंकि हैंड ऑन इंटरेक्शन हो रहा है। क्या हैंड ऑन इंटरेक्शन हो रहा है? पेरेंट्स तुरंत समझ पा रहे हैं, ठीक है? और रोल प्ले मेथड से क्या होता है, तुरंत समझ पाते हैं क्योंकि ह्यूमन बीइंग खुद करके दिखा रहे हैं एक्टिविटीज को। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक्सपेरिमेंट्स के साथ एग्जाम्पल सही सही रिप्रेजेंट हो रहे हैं और जो पेरेंट्स है या जो श्रोता है, जो ऑडियंस है, वो तुरंत समझ पाती है क्योंकि रियल लाइफ बेस्ड होती है। सबसे मेन बात क्या है, रियल लाइफ बेस्ड होती हैं चीजें, ठीक। ये सबसे बड़ा कारण है। दूसरा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द चाइल्ड टू चाइल्ड स्ट्रेटेजी ऑफ द कम्युनिकेशन विद द सुटेबल एग्जाम्पल। चाइल्ड टू चाइल्ड स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए कम्युनिकेशन की? सबसे अच्छा, बच्चों को छोड़ दीजिए, आपस में बात बच्चों के साथ ऐसा होता है, उससे आपको डील करना है
और समस्या का समाधान हो सकता है अगर हम बच्चों को सही से ट्रेन करें। फिर ट्रांजिशन पॉइंट्स, की लाइफ ट्रांजिशंस लाइक स्टार्टिंग स्कूल्स और एडोलेसेंस में इंड्यूस्ड स्ट्रेस। तो इसमें क्या है कि आपको स्ट्रेस के ऊपर जो भी आप समझ पाते हैं वो पॉइंट बता दीजिएगा। आप यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, आप बता दीजिए आपको कि क्या क्या जो पीरियड ऑफ द स्ट्रेस फॉर द फैमिली विद अ चाइल्ड विथ डिसेबिलिटीज़, जो भी बच्चे डिसेबल्ड हैं जिस परिवार के, उस परिवार की स्थिति क्या होगी। यहाँ 3 पॉइंट लिखे हुए हैं, ज़रूरी नहीं कि आप यही 3 पॉइंट को एक्सप्लेन करें, अपने मन से कोई भी आप 3 पॉइंट 4 पॉइंट जितने पॉइंट आपको एक्सप्लेन करना है आप कर दीजिएगा। ठीक, तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, आप अपने पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। आप अपने पॉइंट्स भी इंक्लूड करिएगा फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं आप यही पॉइंट इंक्लूड करें, ये मेरे पॉइंट्स हैं या मुझे सजेस्ट किए गए पॉइंट्स हैं। आप अपने पॉइंट इंक्लूड करिएगा, वो तब कर पाएंगे जब आपकी थ्योरी क्लियर होगी। तो एक बार थ्योरी भी जाके पढ़िए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, फ्री है, एकदम फ्री। सर थोड़ा बहुत डेटा लगेगा, स्पीड में देख लीजिए या पॉज करके देख लीजिए, पॉइंट नोट कर लीजिए, एग्जाम्स में आपको हेल्प होगी। क्यों? क्योंकि आपके पास पॉइंट टू पॉइंट लिखी हुई चीज़ें होंगी, तो आप पॉइंट टू पॉइंट आंसर्स लिख पाएंगे। तो कोशिश करिए कि आप सारे आंसर्स पॉइंट टू पॉइंट लिख के रख लीजिए ताकि आपको हेल्प हो, आंसर्स आप अच्छे से कर पाएँ। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।